प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। AIR 100.1 मेगाहर्ट्ज FM गोल्ड पर आप सभी सुन रहे हैं किसान एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं रजनी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। जी हाँ किसान मित्रों, मैं हूँ आपके साथ शशि कपूर और प्रोग्राम किसान की बात लेकर हम हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं रोजाना ये प्रोग्राम आता है और इसमें कोई ना कोई नया विषय होता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप उस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है वो पूछ लेंगे। शशि जी, आप पहले हमारे श्रोताओं को विषय के बारे में बताएं। आज मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल करूंगी। जी बिल्कुल। मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपके प्लेट में हेल्दी फूड ना हो तो क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इंसानों के लिए जो संतुलित आहार का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे शरीर का विकास है वो सही तरह से नहीं हो पाता है और साथ ही हमें कई तरह के रोगों से बचाता है। बिल्कुल। और हमें स्वस्थ रखता है। तो क्या आपको नहीं लगता है यही सब चीजें पौधों के साथ, फसलों के साथ भी होती हैं? उन्हें भी अच्छा खाना मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, हमारे जो भी किसान मित्र सुन रहे हैं कि जैसे हम इंसानों के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है, इसी तरह से हमारे जो पौधे होते हैं उनको भी संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जी हाँ, और ये पोषक तत्व होते हैं उर्वरक, जिनकी फसलों में बहुत ही ज्यादा उपयोगिता है। इनका महत्व बहुत ही ज्यादा है क्योंकि इन उर्वरक की वजह से ही जो फसल है वो स्वस्थ रहते हैं और हम तक एक अच्छा जो कहते हैं फल, फूल, साग, सब्जी, अनाज पहुंच पाता है। जी हाँ बिल्कुल, जो भी उत्पादन होता है वो हम तक पहुंच पाता है। तो अब तो मैं अपने किसान मित्रों को रजनी बता सकता हूँ आज का विषय। तो हमारे जो किसान मित्र इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं तो जान लें आज का जो विषय हमारा है फसलों के उत्पादन में पोटाश का महत्व। ये आज का हमारा विषय है और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, आप मुख्य प्रबंधक कृषि सेवाएं, इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली। ठीक है, और पोटाश के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे फसल हैं, पौधे हैं और फल फूल जो भी हम खेती करते हैं जिनकी, उसमें जो उर्वरक है उनका क्या महत्व है। सबसे पहले हम इसी पर आएंगे और डॉक्टर साहब आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं कि क्या इम्पोर्टेंस है इन उर्वरक की। और उससे पहले हम कार्यक्रम बढ़ाएं, अमित जी सबसे जरूरी चीज जो मैं भूल रही हूँ, हमसे जो हमारे श्रोता जुड़ सकें वो फोन नंबर। तो हमारा फोन नंबर हमारे श्रोताओं तक मैं पहुंचा रही हूँ। फोन नंबर है 23421608 और दिल्ली के बाहर के श्रोता इसमें STD कोड लगाना ना भूले, यह है 011। और एक नया जरिया है हमसे संपर्क करने का आपके पास जो कि बहुत ही आधुनिक है और आजकल हर कोई इसको चलाने में मतलब काफी बिजी भी रहता है, तो वो है व्हाट्सएप नंबर और वो है 9868868753। तो जुड़े रहिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ, आपके सवालों का स्वागत है। तो दो तरीके रजनी ने आपको बता दिए हैं कि हमारे जो किसान मित्र हैं दो तरीके के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आप बताएं हमारे श्रोताओं को कि कितना जरूरी है संतुलित पोषक तत्व फसलों के लिए।
रजनी जी और शशि कपूर जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय समय पर मुझे बुलाकर और किसानों की सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान करते हैं। इसी बहाने मेरे डायरेक्ट किसानों से बात होती रहती है फोन के माध्यम से। जी। रजनी जी और शशि कपूर जी, आपने जो इस प्रोग्राम की शुरुआत की है वो बहुत ही अच्छे ढंग से की। आपने जो खाने की प्लेट में जो आहार की बात की, उसमें आपने पूरा सार समाहित कर दिया इस टॉपिक का। जी डॉक्टर साहब। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि वो जो हमारी प्लेट में आहार आता है वो आता कहाँ से है, वो चाहे सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, दालें हो, वो सब हमारे पौधों का ही उत्पादन है जी। वो क्रॉप का ही प्रोडक्शन है जी। और आपके शरीर में और हमारे शरीर में वही चीज आएगी जो हमारे प्लांट में होगी जी। अगर हम अपने शरीर में संतुलित आहार लेना चाहते हैं तो हमारे जो पौधे हैं, फसल हैं, उनमें भी सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में होने चाहिए। बिल्कुल जी। और अब मैं और इससे नीचे जाता हूं कि अगर हमें अपनी फसल में संतुलित न्यूट्रिएंट चाहिए, सभी पोषक तत्व चाहिए, तो हमको अपनी मृदा में इन सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, तभी वो अनाज में। इसको पूरी फूड चेन कहते हैं। जैसे ही ये फूड चेन बिगड़ेगी, उसी तरह से ये फूड चेन बिगड़ते बिगड़ते मानव के शरीर में आएगी और उसको फूड चेन के बजाय वो फिर पॉइजन चेन हो जाती है अगर सही से ना हो। तो अब मैं सीधे आता हूं इस टॉपिक के जो मूलभूत कारण है और मूलभूत सवाल है। बिल्कुल वो है कि ये संतुलित उर्वरक उपयोग होता क्या है और इसका क्या फायदा होता है। देखिए, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि सभी पोषक तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं उनको कहते हैं आवश्यक प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि आवश्यक पौध पोषक तत्व। तो वो जो होते हैं वो 17 पोषक तत्व होते हैं जी। और एक 18वां भी है कोबाल्ट, वो बेनिफिशियल की कैटेगरी में आता है। अभी तक जो आवश्यक है वो 17 ही है। 17 पोषक तत्व में अगर हम संरचनात्मक पोषक तत्वों की बात करें तो वो होते हैं जी। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं और इनकी आवश्यकता जो पौधों को होती है वो लगभग 94 से 96% भाग इन्हीं 3 पोषक तत्वों का बना होता है प्लांट का। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि ये जो पोषक तत्व हैं तीनों, वो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो ये पौधे अपने आप ले लेते हैं, हमें उनको देने की जरूरत नहीं होती। वो एयर से, पानी से और जमीन से इन तत्वों को ले लेते हैं। अब बचे बाकी के जो 14 पोषक तत्व। 14 पोषक तत्व में से जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। डॉक्टर साहब, हम अपनी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कॉलर एक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनका क्या सवाल है? हेलो शशि जी, नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हम अपने किचन गार्डन में NPK ये डालते हैं तो उसका रेशियो हमारे को मिलता है 19-19-19 का। हमें ये समझ नहीं आता, नाइट्रोजन का तो पता है, NP पोटाश, और K क्या होता है, कैल्शियम होता है कि फास्फोरस होता है? क्योंकि नाम से तुम दवा लाते हैं, खाद लाते हैं NPK, तो ये क्या K क्या हो गया और P फास्फोरस क्या, इसका समझ नहीं आ रहा है क्योंकि दुकानदार हाँ जी धर्मवीर जी, ठीक है धर्मवीर जी, आपको पूरी तरह से आपके सवाल का जवाब मिलेगा। देखो, जैसे नाइट्रोजन का सिंबल है N जी, उससे नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस का सिंबल है P और पोटेशियम का सिंबल जो है वो P नहीं होता, पोटेशियम का सिंबल है K। तो इसलिए N नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K को पोटास कहते हैं, पोटेशियम। ठीक है जी, चलिए, तो इनको पता चल गया। डॉक्टर साहब, एक इनका सवाल ये भी था कि नाइट्रोजन का परसेंटेज तो हमें पता रहता है, इनका P का और K का पता नहीं रहता है। नहीं, देखिए, जब ये कह रहे हैं 19-19-19, ये बहुत अच्छा NPK ला रहे हैं। देखिए धर्मवीर जी, अगर पहली जो वो है 19 वो नाइट्रोजन है, दूसरी 19 जो है वो फास्फोरस है और तीसरी 19 जो है वो है पोटेशियम। चलिए, रेशो का भी पता चल गया। और ऐसे ही और भी होते हैं, केवल 19-19 नहीं, 12-32-16 भी होता है, 10-26-26 भी होता है। पहला जो होगा वो नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा जो होगा, तीसरी जगह जो आप बोलेंगे वो होगा पोटेशियम।
तो बात हो रही थी पोषक तत्वों के बारे में डॉक्टर साहब, और आप 14वें पोषक तत्व थे और हमारे कॉलर्स का जो हाँ, call था, बीच वो में भी ही लेना जरूरी था। तो आप हमें बताएं कि और कौन कौन से पोषक तत्व हैं। हाँ, तो मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पे ही था और उसी समय इनका ये क्वेश्चन जी है। जी जी बिल्कुल। तो नाइट्रोजन, पोटास और ये फास्फोरस जो है, ये इनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इनको इसलिए हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। जी। दूसरी कैटेगरी आती है गौण पोषक, जिनकी के इनसे थोड़ा कम जरूरत होती है, उसमें होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। जी। और जो हमारी चौथी कैटेगरी आती है, देखो 4 कैटेगरी मैंने बताई। सबसे पहले संरचनात्मक पोषक तत्व, जी। दूसरे में मुख्य पोषक तत्व, तीसरे में गौण पोषक तत्व, और अब चौथी जो है वो है सूक्ष्म पोषक। तो जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनमें आपका ये आता है बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकिल और जिंक। ये सारे पोषक तत्व जो होते हैं, ये होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इनके महत्व की बात आती है। जब तक हम इनका महत्व नहीं समझेंगे तो हम समझेंगे नहीं कि हमको क्या डालना क्या नहीं डालना। बिल्कुल डॉक्टर साहब। कभी कभी किसान भाई सोचते हैं कि हमने नाइट्रोजन डाल दिया तो सब कुछ डाल दिया, हमारा क्रॉप जो है वो हरी भरी हो गई, बस अब कोई जरूरत। देखिए, मैं बड़ी सीधी सी भाषा में हर बार यही समझाता हूँ कि जिस तरह से एक बच्चा है कोई भी, उसको आयोडीन की जरूरत होती है बचपन में। अगर आयोडीन नहीं होगा तो उसके दिमाग का विकास नहीं होगा, उसका जीवन बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, कभी कभी जो हमारे किसान है ना, इसको लाइटली लेते हैं कि इनका क्या डालना, थोड़ा बहुत डालना, लेकिन इनका महत्व इतना है जितना बच्चे को आयोडीन की जरूरत होती है और उसका दिमाग का विकास नहीं है। तो वो एक छोटा सा न्यूट्रिएंट भी फसल को बहुत ही लिमिटेड और उसकी उत्पादकता को घटा सकते, क्योंकि देखिए जो आवश्यक पोषक तत्वों का एक क्राइटेरिया है, बिल्कुल, जिसके आधार पर इनको आवश्यक पोषक तत्व कहा गया है, वो ये क्राइटेरिया है नंबर 1 कि इनकी जो आवश्यकता होती है वो उसके बगैर किसी भी एक न्यूट्रिएंट अगर बिल्कुल जीरो हो जाए तो पौधा अपनी लाइफ साइकिल ही पूरी नहीं कर पाएगा। दूसरा कि एक तत्व की जो कमी है वो दूसरे तत्व से पूरी नहीं की जा सकती। जी। ऐसा नहीं है कि फास्फोरस की कमी है, आप नाइट्रोजन ज्यादा डाल दें तो आप जो है फास्फोरस की कमी पूरी कर देंगे, नहीं। और तीसरा ये है कि ये जो पोषक तत्व है, ये पौधों की जो आंतरिक मेटाबॉलिज्म होती है, जिसको हिंदी में उपापचय क्रिया कहते हैं, उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? बनीपारा यूपी से, कानपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी, नाम क्या है आपका? मोहित सिंह। हाँ मोहित जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। ये सर, इसमें जो गोबर की खाद होती है ना, जो इसमें कितने दिन के अंतराल में डालनी चाहिए और सही समय क्या है इसका, कितने में कितनी डालनी चाहिए गोबर की खाद, यानी कितनी पड़ती है? देखिए मोहित जी, गोबर की खाद को जिस समय खेत की तैयारी करते हैं ना, उस समय डालना चाहिए। और ये देखिए बहुत ही अच्छी चीज है, और इससे और भी पोषक तत्वों की जो है जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आप इसको 1 हेक्टेयर में अगर 10 टन डाल दें तो बहुत अच्छी मात्रा रहेगी। दूसरी बात है, डालने की जो मात्रा है वो यही उस बात पर भी निर्भर करेगी कि आपकी जमीन में ऑर्गेनिक मैटर है कितना, आप कितने अंतराल पे उसको डालते हैं। अगर आपकी जमीन में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो निम्न स्तर में है, जिसको कहते हैं लो कैटेगरी में है, तो हर तीसरे साल आप इसको डाल सकते हैं 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। चलिए मोहित जी, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे पोषक तत्वों की बात चल रही है कि हमारे जो किसान भाई हैं बिना सोचे समझे जो खाद डालते हैं, पता नहीं होता किस चीज़ की कमी है और किन पोषक तत्वों की अधिकता है। तो कैसे पता करें हमारे किसान भाई कि हमें जो अपने पोषक तत्वों की कमी है, कैसे उनको पूरा किया जाए? बिल्कुल, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने क्वेश्चन किया है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखिए जिस चीज की हमारे शरीर को जरूरत है, अगर हम वही चीज लेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। अगर हमारी जमीन में कमी है नाइट्रोजन की और हम दे रहे हैं फास्फोरस जी, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा पैसा है वो बेकार जा रहा है और हमारी फसल को भी फायदा नहीं हो रहा। ये जानने के लिए कि भी हमारी जमीन में किस चीज की अधिकता है, किस चीज की कमी है, ये उसके लिए मृदा परीक्षण किया जाता है। और मृदा परीक्षण सारे पोषक तत्वों का करवाना चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व को भी करवाना चाहिए जी। कुछ किसान भाई केवल NPK करा लिया, आज वो जमाना गया।
जी, जो डॉक्टर साहब आपने 4 प्रकार के पोषक तत्व बताए थे, यानी कि सबका सभी जो पोषक तत्व उनका करवाना चाहिए सॉइल टेस्ट। हाँ, 4 कैटेगरी थी, उनमें से एक कैटेगरी को, पहली वाली को छोड़ दीजिए, जो संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं, जो आपने कार्बन, हाइड्रोजन और जो बताए थे ऑक्सीजन, उनको पौधा अपने आप ले लेता है। वो फोटोसिंथेसिस, एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, उसके द्वारा सिंथेसिस कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 3 कैटेगरी बची उनको कराना जरूरी है। हाँ, उनको कराना जरूरी है। और देखिए, मैं मेन बताता हूँ। देखिए, एक तो क्लोरीन को कराने की भी मृदा में जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्लोरीन बहुत पानी वानी के जरिए पहुंचती रहती है। बाकी और सबको कराने की जरूरत, ज्यादातर कमी जमीन में हमारी पोषक तत्वों की हो रही है। वो ज्यादातर देखिए, जो मुख्य और गौण पोषक तत्व हैं उनकी तो है ही है, उनके अलावा जिंक, आयरन, बोरोन और कॉपर, मॉलिब्डेनम, इनकी भी कमी होती जा रही है। डॉक्टर साहब आगे भी बातें करते रहेंगे। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? नोएडा से केशव प्रजापति बोल रहा हूँ जी। हाँ केशव जी, सवाल पूछिए आप अपना। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत अच्छा विषय है ये सभी के लिए, किसानों के लिए, किचन गार्डन के लिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जब बरसात होती है, बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी आती है? कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद में सबसे अच्छी कौन सी खाद मानी जाती है? वर्मी कंपोस्ट में कितनी अच्छी मात्रा होती है गोबर की? हम अपने घर में जो वेस्टेज होती है पौधों की और पत्तियों की, उसकी खाद बनाते हैं, कितने महीने बाद हम उसको तैयार कर? देखिए, पहला सवाल आपका था कि वर्षा के पानी में कितनी नाइट्रोजन होती है। जी। देखिए, जो वर्षा पहली बार होती है, जब गर्मियों के बाद में जो फर्स्ट रेन होगी, उसको कभी कभी एसिड रेन भी कहते हैं। उसमें जो सारा एनवायरमेंट का पॉल्यूशन वो सब घुल के सब नीचे आएगा। उसके बाद दूसरी तीसरी बारिश जो है वो साफ आती है। तो आप उसके डिपेंड ना रहे कि उसमें नाइट्रोजन कितनी आती है पानी में। वो नाइट्रोजन जो है N2 के रूप में रहती है ऑक्सीजन में, और वो पानी के साथ नीचे नहीं आएगी, आएगी भी तो बहुत थोड़ी बहुत आएगी। ठीक है। दूसरा रहा आपका क्वेश्चन, किचन गार्डन में आप जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट डालें या गोबर की खाद डालें? देखिए, वर्मी कंपोस्ट थोड़ी महंगी होती है, गोबर की खाद थोड़ी सस्ती होती है, आपकी जेब खर्च पे डिपेंड करता है। लेकिन पौधे के लिए वर्मी कंपोस्ट अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का मतलब है जो केंचुआ होता है वो उस मिट्टी, उसको खाद को खा के और निकालता है, तो वो बहुत महीन हो जाता है और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट अच्छी है। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूं रजनी और मेरे साथ हैं शशि जी, और बात हो रही है फसल उत्पादन में पोषक तत्व जो हैं उनके बारे में, और साथ ही पोटाश के महत्व के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी जो दी हमारे श्रोताओं को कि कैसे फसल उत्पादन में जो उर्वरक हैं उनका राइट टाइमिंग, राइट सिलेक्शन, राइट अमाउंट और राइट टेक्निक बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो कुल मिलाकर यही 4R जो हैं वो चलते हैं उर्वरक के मामले में। और अब बात करते हैं पोटाश की। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जो पोटाश की मात्रा है, जो पोटाश उर्वरक है, वो हमारे फसलों के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, उसका क्या महत्व है, उसकी वजह से क्या उत्पादन पर कोई फर्क पड़ता है? जी देखिए, एक जो फसल के लिए जो एक उचित रेशो होता है NPK का, जी, वो पूरे देश के अगर उसमें देखा जाए तो 4:2:1 कहते हैं। जी। वैसे आज इसका थोड़ा सा महत्व इसलिए घट गया क्योंकि जो हमारे जमीन में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, तो अब मृदा परीक्षण के आधार पर ही इन तत्वों को डालना चाहिए।
जी। जैसे एनपीके रेशो की हम बात करें तो ये क्रॉप कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है। जी। जैसे कि अगर सीरियल की बात करें तो वो हम सीरियल की करते हैं 4:2:1 की बात, लेकिन अगर हम केवल पल्सिस की बात करेंगे तो ये रेशो हमको 1:2:2 का करना पड़ेगा। और अगर हम ऑयल सीड की बात करेंगे तो 3:2:1 करना पड़ेगा। अगर फॉडर एंड फाइबर की बात करेंगे तो 2:1:4, और अगर टी और कॉफी क्रॉप्स की बात करेंगे तो 1:1:1। तो ये जो डिपेंड करता है, ये करता है कि हमारी जमीन में तत्व कितने और हमारी क्रॉप को आवश्यकता कितनी। जी। अब मैं एनपीके का आपको बताऊंगा, जो मेरे पास डाटा है कि 1960 से और 1970 में जब हम 1 किलो एनपी और के डालते थे तो हमें लगभग 18 किलो अनाज ज्यादा मिलता था। और आज घटते 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 क्या हो गया है कि आज केवल वो 1 किलो एनपीके डालने में केवल 5 किलो अनाज मिलता है। ये किस लिए है? क्योंकि हमारे जो रेशो है, ये के की मात्रा हमारी कम हुई है जितनी जरूरत होनी चाहिए। तो अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो रेशो है, ये हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, देखिए हरियाणा में ये रेशो है 22.6:6.2 देखो कितना एन पर ही ज्यादा जोर है। और उसके बाद पंजाब में 33:8:1 का रेशो है, और यूपी में जो है वो 18:5:1 का रेशो। तो ये इसका मतलब ये है कि हम पोटास इनमें बहुत कम डाल रहे हैं। जी। और अगर हम ये बात करें कि जो नाइट्रोजन का केस लें और पोटास का केस लें, देखिए कितना उल्टा है, जरा देखिए आप ध्यान से। अगर यूपी में जो रिमूवल होता है जी, वो उससे 2 गुना ज्यादा होता है जितना हम डालते हैं। जी जी पंजाब में 2.5 गुना ज्यादा रिमूवल मतलब जितना ये निकल रहा है। जी जी जी। और हरियाणा में 3 गुना। लेकिन अगर पोटास की बात करें हम तो पोटास में जो है रिमूवल ज्यादा होता है, एडिशन कम है। एन में तो एडिशन ज्यादा था जी। लेकिन इसमें ये ज्यादा है। जी। तो इनमें मैं मोटे तौर पर अगर ये कहूं कि उल्टा है, एन में ज्यादा एन पड़ रहा है जितना है, और पोटास में पोटास कम पड़ रहा है, रिमूवल ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है, तो हम चलते चलते यानी कि जल्दी से 2 सवाल और पूछ लेता हूं कि पौधों में पोटाश का जो है क्या महत्व, और अगर पोटाश की कमी हो जाती है पौधों में इस तत्व की, तो हमारे जो किसान मित्र कैसे पहचानें कि इन पौधों में पोटाश की कमी है और उसकी भरपाई पर वो कैसे कर पाएंगे? देखिए पोटाश जो है, जैसा कि मैं बता रहा, किसान भाई जितना हमारी फसल पोटाश ले रही है जमीन से, उसको उतना दे नहीं रहे हैं। जी। अगर एक हम गेहूं के क्रॉप की बात करें, अब गेहूं की क्रॉप की बात चल रही है, तो गेहूं की क्रॉप में जो ग्रेन होता है, ग्रेन, उसमें अगर हम उसकी जो ईल्ड होती है उसे 10 टन लें और जो 11 टन लें उसकी स्टोवर की, तो उसमें जो K2O का रिमूवल होता है ग्रेन में लगभग 80 किलो, और जो इसके स्टोवर में यानी जो भूसा होता है उसमें 192 किलो का रिमूवल होता है। और एडिशन जो होता है वो केवल होता है आपका, अगर पूरा जोड़ दें 40 किलो हम डालते हैं 1 हेक्टेयर में, इसमें अगर पूरा जैसे आपका क्रॉप रेजिड्यू और खाद से भी और इरिगेशन वाटर से भी सब लगे तो 27 किलो पर हेक्टेयर अब भी हम कम पोटास डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं फटाफट से। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं विनय कुमार, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर से बोल रहा हूँ सर। विनय जी, टाइम बड़ा ही कम है, अपना जल्दी से सवाल पूछ लीजिए। सर, मुझे जानना है इसको नैनो यूरिया और पोटास मिलाकर डालें तो नहीं चलेगी फसल? यूरिया और पोटास मिलाकर डालना चाहते हैं? इसको नैनो यूरिया और पोटास एक साथ डाल दें? नहीं, ऐसा है किसान भाई, ये नैनो यूरिया केवल स्प्रे से डालना चाहिए, ये किसी में मिलाना नहीं चाहिए, पोटास में भी नहीं मिला सकते, केवल स्प्रे कीजिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत कुछ जानकारी आपने दी, और चलते चलते ऐसा कोई सवाल जो हम आपसे नहीं पूछ पाए और आप हमारे किसान मित्रों को उस बारे में बताना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मैं किसान भाइयों को एक ही मैसेज देता हूं कि जो हमारा सरकार का मिशन है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत जी, मैं एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पे हमेशा ये ऐड करता हूं कि स्वस्थ मृदा ही स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकती है। अगर हमारी मृदा स्वस्थ नहीं है तो भारत स्वस्थ नहीं हो सकता। तो किसान अपनी मिट्टी टेस्ट करा के फसल की रिक्वायरमेंट के अनुसार हर एक पोषक तत्व डालें, उससे उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी न्यूट्रिएंट की और उनकी उपज भी बढ़ेगी।
तो हमारे किसान मित्रों ने ये बहुत सारी बातें नोट भी कर ली होंगी, सुन भी ली होंगी, और आने वाले समय में जब भी वो किसी फसल की अपनी तैयारी करेंगे तो ज़रूर सब बातों का ध्यान रखेंगे जो डॉक्टर साहब ने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई है। और इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय हो गया है हमें अपने श्रोताओं से उनसे अनुमति लेने का समय। रजनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और शशि कपूर जी। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।